द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दौर में अमेरिकी टैंक जर्मन टैंकों के सामने काफी कमजोर साबित हो रहे थे। न उनकी तोपें उतनी ताकतवर थीं और न ही उनका कवच उतना मजबूत। यही वजह थी कि अमेरिकी टैंक क्रू को जर्मन टैंकों के खिलाफ भारी नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन इन्हीं हालात में एक अमेरिकी टैंक ऐसा भी था जिसका नाम सुनकर दुश्मन तक खौफ खाता था, फ्यूरी। इसकी कमान संभालता था एक जिद्दी और बेहद खतरनाक सार्जेंट डॉन कोलियर, जिसकी टीम अपनी बेरहमी और जबरदस्त लड़ाकू क्षमता के लिए मशहूर थी। युद्ध के दौरान उनका एक बो गनर शहीद हो जाता है, जिसकी जगह एक नया और बिल्कुल अनुभवहीन सैनिक नॉर्मन एलिसन को शामिल किया जाता है। इन सभी को एक ऐसा मिशन सौंपा जाता है जो लगभग नामुमकिन था, दुश्मन की भारी भरकम फौज के सामने बिना किसी बैकअप के एक अहम चौराहे की रक्षा करना। नॉर्मन का कलेजा तब दहल उठता है जब उसे अमेरिकी जवानों की लाशों से भरे ट्रक दिखाई देते हैं। वहीं वॉर डैडी भी अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था। तभी उसकी नजर एक बंदी नाजी सैनिक पर पड़ती है और वह अपना सारा गुस्सा उसी पर उतारने लगता है। वह उसे वहीं मार डालता, लेकिन उसके साथ ही समय रहते उसे रोक लेते हैं, क्योंकि उसे दुश्मन फौज की जानकारी निकलवानी थी। इसके बाद उनकी टैंक यूनिट बेकर कंपनी से तय जगह पर मिलने के लिए आगे बढ़ती है। रास्ते में उन्हें कई जर्मन नागरिक दिखाई देते हैं जो युद्ध की तबाही से बचने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर पलायन कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद नॉर्मन की नजर झाड़ियों में छिपे एक लड़के पर पड़ती है। वह समझ नहीं पाता कि क्या करे और चुप रहना ही बेहतर समझता है, लेकिन उसकी यही गलती पूरी टीम को भारी पड़ जाती है। वे भले ही 14-15 साल के बच्चे थे, लेकिन उन्होंने घात लगाकर उनके एक टैंक को पूरी तरह तबाह कर दिया। टैंक में मौजूद सभी सैनिक मारे जाते हैं। ये देखकर सार्जेंट कोलियर नॉर्मन को जमकर फटकार लगाता है। उसका कहना था कि अगर नॉर्मन समय रहते गोली चला देता या चेतावनी दे देता तो उनके साथियों की जान बच सकती थी। हमलावरों को खत्म करने के बाद काफिला फिर आगे बढ़ता है और जल्द ही बेकर कंपनी के ठिकाने पर पहुंच जाता है। वहां सार्जेंट माइल्स सार्जेंट कोलियर को कैप्टन वैगनर के पास ले जाता है। वैगनर बताते हैं कि उनकी एक प्लाटून दुश्मन के इलाके में फंसी हुई है। उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए उन्होंने 10 टैंकों की मांग की थी, लेकिन कोलियर के पास सिर्फ 4 टैंक थे। ऐसे में वह अकेले इस मिशन को अंजाम नहीं दे सकता था। इसलिए वैगनर वादा करते हैं कि घायल सैनिकों को सुरक्षित पीछे भेजने के बाद वे अपनी बची हुई टुकड़ी के साथ उनके मिशन में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद सार्जेंट कोलियर पूरी रणनीति अपने साथियों को समझाता है। सबसे पहले उन्हें वैगनर की फंसी हुई प्लाटून को बचाना था। उसके बाद शहर पर कब्जा करके नाजी सैनिकों को बाहर खदेड़ना था और रात वहीं बितानी थी। कुछ ही देर बाद वे युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा बेहद भयावह था। पहले से मौजूद कई टैंक धू-धू कर जल रहे थे और चारों तरफ तबाही फैली हुई थी। वैगनर की प्लाटून के कई सैनिक अभी भी दुश्मन की गोलीबारी के बीच फंसे हुए थे। जैसे ही फ्यूरी और उसके साथ बाकी 3 टैंक आगे बढ़ते हैं, फंसे हुए सैनिक उनकी आड़ लेकर दुश्मनों पर जवाबी हमला शुरू कर देते हैं। तभी दुश्मनों की तरफ से भी जवाबी फायरिंग शुरू हो जाती है। इधर कोलियर के आदेश पर ग्रेडी तेजी से गोले लोड करता है और बॉयड निशाना साधकर एक के बाद एक फायर करने लगता है। सिर्फ 2 गोलों में ही कई नाजी सैनिकों के चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि पीछे और भी बड़ी संख्या में नाजी सैनिक छिपे हुए हैं। वे एंटी टैंक हथियारों और मशीन गनों से टैंकों पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देते हैं। तभी एक नाजी सैनिक गड्ढे में छिपकर पैंजर से फ्यूरी पर हमला करने वाला था। वह नॉर्मन की तरफ था, लेकिन नॉर्मन उस समय गन रिलोड कर रहा था। मजबूरन गोर्डो को उसे गोली मारनी पड़ती है। अगले ही पल फ्यूरी उस सैनिक को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। चारों टैंक दुश्मनों के बिल्कुल करीब जाकर रुक जाते हैं। सार्जेंट कोलियर तुरंत अपने जवानों को टैंकों से उतरकर हमला करने का आदेश देता है। सभी सैनिक आगे बढ़ते हैं और जर्मनों को खदेड़ खदेड़ कर मारना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान गोर्डो नॉर्मन को मारे गए सैनिकों की लाशों पर भी गोली चलाने के लिए मजबूर करता है। उसका कहना था कि अगर उनमें से कोई जिंदा बचा तो पीछे से हमला कर सकता है। ये देखकर नॉर्मन बुरी तरह टूट जाता है। वह रोते हुए कहता है कि उससे ये सब नहीं होगा। टैंक के अंदर इंटरकॉम पर उसकी आवाज सुनकर सार्जेंट कोलियर गुस्से में इंटरकॉम बंद करने का आदेश देता है। इसके बाद गोर्डो नॉर्मन को समझाता है कि यह सही काम नहीं है, लेकिन जंग में जिंदा रहने के लिए कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। घंटों चली इस भीषण जंग में दोनों तरफ के कई सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन आखिरकार जीत अमेरिकी सेना की होती है। इसके बाद वे दुश्मनों के हथियार और बाकी सैन्य सामान अपने कब्जे में ले लेते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद सार्जेंट कोलियर नॉर्मन से कहता है कि जिस सीट पर वह बैठा है उस पर पहले उत्तरी मोर्चे का सबसे बेहतरीन गनर बैठता था। वह उस जगह पर किसी डरे हुए बच्चे को नहीं, बल्कि एक सच्चे सैनिक को देखना चाहता है। इसी बीच एक नाजी सैनिक जिंदा पकड़ लिया जाता है। अपनी जान बचाने के लिए उसने अमेरिकी सेना की वर्दी पहन रखी थी। साथी सैनिक उसे वहीं मार देना चाहते थे, लेकिन सार्जेंट कोलियर नॉर्मन को बुलाता है, क्योंकि वह चाहता था कि अपनी पहली गोली चलाकर नॉर्मन खुद तय करे कि वह अब भी एक डरा हुआ लड़का है या एक सैनिक बन चुका है। इतने में वह नाजी सैनिक अपने परिवार की तस्वीर दिखाकर रहम की भीख मांगने लगता है, लेकिन सार्जेंट कोलियर पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। वह बिल्कुल पत्थर दिल बन चुका था। वह सैनिक को घुटनों पर बैठाकर
नॉर्मन के हाथ में रिवॉल्वर थमा देता है, लेकिन नॉर्मन फिर बच्चे की तरह घबरा जाता है। वह बार बार कहता है कि यह गलत है, वह ऐसा नहीं कर सकता। कोलियर लाख कोशिश करता है, लेकिन नॉर्मन किसी भी कीमत पर ट्रिगर दबाने को तैयार नहीं होता। आखिरकार वह टूट कर कहने लगता है, मुझे ही मार दो। तब कोलियर जबरदस्ती उसके हाथ से ट्रिगर दबा देता है। गोली चलते ही वह सैनिक वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद कोलियर नॉर्मन को एक लात मारता है और उसे वहीं रोता हुआ छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद बॉयड उसके पास आता है, उसे उठाता है और समझाता है कि वॉर डैडी यह सब उसकी बेरहमी के लिए नहीं, बल्कि उसके दिल से डर निकालने के लिए कर रहा है। वह अच्छी तरह जानता है कि इस युद्ध में ऐसे मासूम और डरपोक लड़कों को दुश्मन पलक झपकते ही कुचल देता है। उधर ग्रेडी भी नॉर्मन का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि धीरे धीरे वह सब सीख जाएगा। वह मजाक में बताता है कि जब बॉयड पहली बार टैंक में आया था तो डर के मारे उसकी टैंक के अंदर ही पैंट गीली हो गई थी। करीब 15 मिनट आराम करने के बाद पूरी टीम फिर आगे बढ़ जाती है। रास्ते में उन्हें पूरा आसमान अमेरिकी लड़ाकू विमानों से भरा हुआ दिखाई देता है। कुछ ही देर में वे शहर के बाहरी इलाके में पहुंचते हैं। वहां एक औरत मरे हुए घोड़े का मांस काट रही थी ताकि किसी तरह अपने परिवार का पेट भर सके। वहीं एक खंभे पर एक औरत की लाश फांसी पर लटकी हुई थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने बच्चों को युद्ध में भेजने से इनकार कर दिया था। आसपास ऐसे ही कई लोगों की लाशें टंगी थीं, जिनके गले में तख्तियां लटकी थीं, ताकि बाकी लोग डरकर हिटलर के आदेश माने। शहर में दाखिल होते ही अमेरिकी सैनिक होटल और दूसरी इमारतों की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, जहां नाजी सैनिकों के छिपे होने की आशंका थी। धीरे धीरे वे पूरे शहर पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तभी एक मोड़ पर उन्हें एक जर्मन नागरिक मिलता है। सार्जेंट कोलियर उससे जर्मन सैनिकों का ठिकाना पूछता है। जैसे ही वह सामने मौजूद होटल की ओर इशारा करता है, उसी पल होटल में छिपे नाजी उसे गोली मार देते हैं। वॉर डैडी ने बिना देर किए होटल पर हमला करने का आदेश दे दिया। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी और कुछ ही देर में होटल में छिपे सभी जर्मन सैनिक मारे गए। इसी बीच सार्जेंट माइल्स अपनी टुकड़ी लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक छिपा हुआ जर्मन सैनिक मशीन गन से उस पर हमला कर देता है। माइल्स वहीं मारा जाता है। हालांकि अगले ही पल अमेरिकी टैंक का गोला उस जर्मन को भी उड़ा देता है। उसके बाकी साथी आग की लपटों में घिरे तड़पते हुए बाहर निकलते हैं। एक अमेरिकी सैनिक उन्हें तड़पता देख हंसने लगता है, लेकिन नॉर्मन उनकी हालत नहीं देख पाता। वह उन घायल सैनिकों को गोली मारकर उनकी पीड़ा खत्म कर देता है। कुछ देर बाद होटल का मालिक हाथ में सफेद झंडा लेकर बाहर आता है और आत्मसमर्पण कर देता है। वह बताता है कि होटल में सिर्फ नाबालिग बच्चे शरण लिए हुए हैं। वॉर डैडी उन सभी बच्चों को सुरक्षित जाने देता है, लेकिन उस एसएस सैनिक को गोलियों से भुनवा देता है जिसने इन बच्चों को जबरन सेना में भर्ती होने पर मजबूर किया था। अब पूरा शहर अमेरिकी सेना के कब्जे में था। इसी दौरान गोर्डो और ग्रेडी एक स्थानीय लड़की को टैंक फ्यूरी दिखाने के बहाने अपने साथ ले जाते हैं। लड़की बुरी तरह डरी हुई थी और उनकी हर बात मान रही थी। तभी कैप्टन वैगनर भी अपनी टुकड़ी के साथ शहर पहुंच जाते हैं। वे कोलियर और उसकी टीम की फंसे हुए सैनिकों को बचाने और शहर पर कब्जा करने के लिए तारीफ करते हैं। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह उन्हें फिर आगे बढ़ना था। जीत के बाद सैनिक आसपास से खाने पीने का सामान भी इकट्ठा करते हैं। इसी दौरान होटल के अंदर कुछ एसएस अफसरों की लाशें मिलती हैं। उन्होंने अमेरिकी सेना के हाथों पकड़े जाने के डर से जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। उधर एक इमारत की खिड़की से एक महिला लगातार वॉर डैडी को देख रही थी। कोलियर की नजर भी उस पर पड़ जाती है। वह नॉर्मन को साथ लेकर सीधे उसके घर पहुंचता है। अंदर घुसते ही वह महिला पर बंदूक तान कर पूछता है कि घर में और कौन है। महिला कहती है कि वह अकेली रहती है, लेकिन कोलियर उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। वह पूरे घर की तलाशी लेता है और बेडरूम में उसे एक दूसरी लड़की मिलती है जो उस महिला की कजिन एम्मा थी। दूसरी लड़की को देखते ही कोलियर घर का मुख्य दरवाजा बंद करवा देता है। दोनों लड़कियां डर से कांपने लगती हैं। उन्हें लगता है कि अब उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन सबको हैरान करते हुए वॉर डैडी सबसे पहले गर्म पानी मांगता है। फिर वह एम्मा को बुलाकर उसे कुछ अंडे देता है और नाश्ता बनाने के लिए कहता है। उधर बाहर अमेरिकी सैनिक जीत का जश्न मना रहे थे। मस्ती मजाक में वे चौराहे के बीचों बीच बम फोड़कर शोर मचा रहे थे। इधर वॉर डैडी गर्म पानी से आराम से शेव करने लगता है, जबकि नॉर्मन कमरे में रखा पियानो बजाने लगता है। उसकी धुन सुनकर एम्मा मुस्कुराने लगती है और धीरे धीरे उसके साथ गुनगुनाने लगती है। यह देखकर वॉर डैडी नॉर्मन से कहता है कि वह एम्मा को लेकर अंदर वाले कमरे में चला जाए। अगर वह नहीं गया तो वह खुद उसके साथ चला जाएगा। ये सुनकर एम्मा खुद नॉर्मन का हाथ पकड़ती है और उसे कमरे के अंदर ले जाती है। कुछ देर बाद जब वे सब नाश्ता करने बैठते हैं, तभी वॉर डैडी की पूरी टीम वहां पहुंच जाती है। वे नॉर्मन को बुलाने आए थे ताकि लड़की के साथ कुछ समय बिता सकें, लेकिन नॉर्मन को एम्मा के साथ देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि वे देर से पहुंचे हैं। ग्रेडी नॉर्मन का मजाक उड़ाने लगता है। इससे पहले कि वह एम्मा के साथ कोई बदतमीजी करे, वॉर डैडी सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि जो भी उस लड़की को हाथ लगाएगा उसके दांत तोड़ देगा। ग्रेडी मान तो जाता है कि आज का दिन नॉर्मन का है, लेकिन फिर भी वह जबरदस्ती उसे शराब पिलाने की कोशिश करता है। उसे रोकने के लिए एम्मा की बहन खुद उसके लिए शराब ले आती है, लेकिन ग्रेडी पूरी शराब नॉर्मन के सिर पर उड़ेल देता है। वॉर डैडी उसे डांटने के बजाय अपनी बोतल दे देता है। इसके बाद सभी नाश्ता करने बैठते हैं, लेकिन ग्रेडी वहां भी अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आता। वह अपना नाश्ता खत्म करने के बाद एम्मा के आमलेट को जीभ से चाट कर झूठ
झूठा कर देता है और फिर हंसते हुए कहता है, मैंने खाया तो नहीं। ये देखकर वॉर डैडी बिना कुछ कहे अपनी प्लेट एमा की प्लेट से बदल देता है और खुद वही झूठा एमलेट खा लेता है। दरअसल उसकी टीम उसे नाराज थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह बाकी सब की तुलना में नॉर्मन को ज्यादा अहमियत दे रहा है। इसी बीच कैप्टन वैगनर का संदेश आता है। पूरी टीम को तुरंत रिपोर्ट करने का आदेश मिलता है। वहाँ उन्हें एक ऐसा मिशन सौंपा जाता है जो लगभग नामुमकिन था, दुश्मन की भारी भरकम फौज के सामने बिना किसी बैकअप के एक अहम चौराहे की रक्षा करना। अगर जर्मन सेना उस चौराहे को पार कर लेती तो अमेरिकी सप्लाई लाइन कट जाती और पूरा डिवीजन खतरे में पड़ जाता। अब इस मिशन की पूरी जिम्मेदारी वॉर डैडी और उसकी टीम के कंधों पर थी क्योंकि बाकी सभी प्लाटून बर्लिन की ओर भेजे जा चुके थे। वे मिशन पर निकलने से पहले टैंक में पेट्रोल भर ही रहे थे कि अचानक जर्मन लड़ाकू विमानों ने हवाई हमला कर दिया। इस हमले में एमा का घर पूरी तरह मलबे में बदल गया। नॉर्मन दौड़कर वहां पहुंचता है लेकिन तब तक एमा की मौत हो चुकी थी। उसे देखकर वह बुरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। तभी ग्रेडी उसे जबरदस्ती वहां से खींच ले जाता है। वह कहता है, हमारे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। दरअसल 4 साल तक लगातार युद्ध लड़ते लड़ते वे सभी आधे पागल और पत्थर दिल बन चुके थे। टैंक में बैठते समय ग्रेडी यहाँ तक कह देता है, सिपाही रोया नहीं करते। मिशन पर जाते वक्त नॉर्मन पूरी तरह खामोश और उदास था। तभी वॉर डैडी उसे अपनी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि इस युद्ध की शुरुआत में उसने अफ्रीका में जर्मनों से लड़ाई लड़ी, फिर बेल्जियम और फ्रांस में, और अब जर्मनी की धरती पर उनसे लड़ रहा है। वह नॉर्मन से कहता है कि युद्ध अब अपने आखिरी दौर में है और बस थोड़ा सब्र रखना होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी टैंक यूनिट पर जबरदस्त हमला हो जाता है। देखते ही देखते उनका चौथा टैंक उड़ जाता है। वॉर डैडी तुरंत बाकी टैंकों को पीछे हटने का आदेश देता है। इसी दौरान करीब 800 गज की दूरी पर एक जर्मन टाइगर टैंक दिखाई देता है। वह जर्मन सेना का सबसे खतरनाक टैंक था। बाकी सैनिक पीछे हटने की सलाह देते हैं लेकिन वॉर डैडी साफ कह देता है कि जब तक टाइगर को खत्म नहीं किया जाएगा आगे बढ़ना नामुमकिन है। तीनों अमेरिकी टैंक एक साथ टाइगर पर गोले बरसाने लगते हैं लेकिन उसका मोटा कवच हर वार झेल लेता है। अगले ही पल टाइगर पलटवार करता है और पीटरसन के टैंक को उड़ा देता है। यह देखकर वॉर डैडी और रॉय दोनों तरफ से उसे घेरने की कोशिश करते हैं लेकिन टाइगर एक और सटीक गोला दागकर रॉय के टैंक को भी तबाह कर देता है। अब मैदान में टाइगर का सामना करने के लिए सिर्फ फ्यूरी बचा था। वॉर डैडी समझ चुका था कि टाइगर को सामने से हराना असंभव है, इसलिए वह उसकी फायरिंग से बचते हुए फ्यूरी को घुमाकर उसके पीछे ले जाने की कोशिश करता है क्योंकि टाइगर का पिछला कवच अपेक्षाकृत कमजोर था। इसी दौरान टाइगर का एक गोला फ्यूरी को भी लग जाता है। टैंक के अंदर से इंजन ऑयल लीक होने लगता है जबकि बॉयड का पहला निशाना भी चूक जाता है। अब उनके पास दूसरी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस बार बॉयड पूरी सटीकता से निशाना साधता है और टाइगर के पिछले हिस्से पर गोला दाग देता है। गोला सीधे निशाने पर लगता है। टाइगर आग का गोला बन जाता है और उसके अंदर बैठे जर्मन सैनिक जलते हुए बाहर निकलते हैं लेकिन उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलता और वहीं मार गिराए जाते हैं। आखिरकार फ्यूरी यह मुकाबला जीत जाती है लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। मिशन पूरा करने के लिए अब उनके पास न अतिरिक्त टैंक बचे थे और न ही पर्याप्त सैनिक। ऊपर से फ्यूरी भी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। वॉर डैडी फिर भी पीछे नहीं हटता क्योंकि अब उनके सामने सबसे बड़ा मिशन था, बिना किसी बैकअप के दुश्मन की भारी भरकम फौज के सामने उस अहम चौराहे की रक्षा करना। कुछ ही देर में वे चौराहे के करीब पहुंच जाते हैं लेकिन तभी एक माइन फट जाती है और फ्यूरी का ट्रैक टूट जाता है। उसे ठीक तो किया जा सकता था लेकिन उसमें काफी समय लगने वाला था। पास ही एक इमारत दिखाई देती है। उसकी तलाशी लेने के लिए 2 सैनिक जाते हैं। अच्छी बात यह थी कि वहाँ जर्मन घायलों का इलाज चल रहा था लेकिन वे सभी पहले ही मर चुके थे। इसके बाद नॉर्मन को पहाड़ी की चोटी पर निगरानी रखने भेज दिया जाता है। वहाँ पहुंचकर वह नाश्ता करते हुए आसपास नजर रखता है। तभी अचानक दूर से नारे लगाने की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि करीब 300 जर्मन सैनिक मार्च करते हुए उनकी ओर बढ़ रहे हैं। नॉर्मन पूरी ताकत से भागकर वापस आता है और वॉर डैडी को इसकी खबर देता है। ये सुनते ही पूरी टीम में खलबली मच जाती है। सभी लोग सामान समेटकर पीछे हटने की तैयारी करने लगते हैं लेकिन वॉर डैडी अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। उसके साथ ही उसे लाख समझाते हैं कि एक टूटी हुई टैंक लेकर 300 सैनिकों का सामना करना आत्महत्या है। मगर वॉर डैडी सिर्फ इतना कहता है, तुम लोग जाना चाहते हो तो चले जाओ लेकिन मैं फ्यूरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है। उसकी बात सुनकर सबसे पहले नॉर्मन उसके साथ खड़ा हो जाता है। फिर एक एक करके बाकी साथी भी फैसला कर लेते हैं कि वे अपने कमांडर को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। जर्मनों के पहुंचने से पहले वे टैंक के आसपास ऐसा माहौल बना देते हैं कि दूर से देखने पर लगे जैसे यहाँ लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी हो। इसके बाद सभी आखिरी बार शराब पीते हैं। कोई मजाक में कहता है, क्या पता इसके बाद हैंगओवर करने का मौका मिले या नहीं। यहीं वॉर डैडी पहली बार नॉर्मन को उसके युद्ध वाले नाम का नामकरण करता है, मशीन। अब सब अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। ग्रेडी तोप में गोला लोड करके तैयार बैठा था। वॉर डैडी के हाथ में पिन निकाला हुआ ग्रेनेड था जबकि मशीन हैच के ऊपर मशीन गन ताने दुश्मन का इंतजार कर रहा था। उधर जर्मन सैनिकों को सचमुच यही लगा कि यहाँ की लड़ाई खत्म हो चुकी है, इसलिए वे बेफिक्र होकर धीरे धीरे फ्यूरी
फ्यूरी के बिल्कुल करीब पहुंचने लगे। उनमें से एक जर्मन सैनिक जैसे ही टैंक के अंदर झांकने के लिए ऊपर चढ़ता है, मशीन उसे गोलियों से छलनी कर देता है। उसी पल वॉर डैडी ग्रेनेड फेंकता है, जिससे कई दुश्मन मौके पर ही उड़ जाते हैं। उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिलता। अगले ही पल वे दुश्मनों के हथियारों से भरे ट्रकों को भी उड़ा देते हैं, जिससे उनकी ताकत आधी रह जाती है। आधे मिनट के भीतर ही उन्होंने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा दिया था। अचानक हुए इस हमले से जर्मन सैनिक घबरा जाते हैं और जान बचाकर फ्यूरी से दूर भागने लगते हैं। मशीन बिना देर किए उन पर गोलियों की बारिश कर देता है। कई नाजी बाईं तरफ भागकर घरों की आड़ लेने की कोशिश करते हैं। यह देखकर वॉर डैडी लगातार उन पर गोले बरसाने का आदेश देता है। ग्रेडी तेजी से गोले लोड करता है और बॉयड सटीक निशाना लगाकर उनकी पूरी पोजीशन तबाह कर देता है। तभी दाईं ओर से भी जर्मन सैनिक मोर्चा संभालकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। वॉर डैडी तुरंत टैंक का रुख उनकी तरफ मोड़ने का आदेश देता है। अगले ही पल उन पर भी गोले और गोलियों की ऐसी बारिश होती है कि उन्हें अपनी पोजीशन छोड़कर भागना पड़ता है। भले ही फ्यूरी के अंदर सिर्फ 5 सैनिक थे, लेकिन वे 300 जर्मन सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे। वॉर डैडी हर दिशा पर नजर रखे हुए था। वह दुश्मनों की पोजीशन बताता और उसके साथी मिलकर उन्हें मौत के घाट उतार देते। उन्होंने जर्मनों को टैंक के आसपास भटकने तक का मौका नहीं दिया। फ्यूरी की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका कांप उठा था, लेकिन तभी मशीन और गोर्डो की मशीन गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। उनका गोला बारूद वाला बॉक्स टैंक के ऊपर रखा था। अब उसे लाने के लिए किसी एक को बाहर निकलना ही पड़ता। हालांकि हैवी मशीन गन में अभी कुछ गोलियां बची थीं, जिन्हें वे तुरंत रीलोड कर लेते हैं। वॉर डैडी बॉयड से कहता है, तुम 30 डिग्री सेंट कवर देना। इतना कहकर वह खुद हैच खोलता है और फ्यूरी के चारों ओर स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है। धुएं की आड़ मिलते ही बाकी साथी हैच खोलकर उसे कवर फायर देने लगते हैं। इसी बीच वॉर डैडी जान जोखिम में डालकर किसी तरह एम्यूनिशन बॉक्स उठा लाता है, लेकिन वापस टैंक में चढ़ते वक्त उसे कई नाजी सैनिकों से आमना सामना करना पड़ता है। वह एक एक करके उन्हें गोली मारता हुआ अंदर घुसता है, लेकिन जवाबी फायरिंग में उसके कंधे में भी गोली लग जाती है। इतने में एक जर्मन सैनिक उस पर टूट पड़ता है और राइफल के बट से उसे बुरी तरह पीटने लगता है। लेकिन अगले ही पल वॉर डैडी उसे हैच के अंदर खींच लेता है और बिना एक पल गंवाए उसके गले में चाकू घोंप देता है। अब तक उन्होंने बोगन भी रीलोड कर ली थी और फिर से हमला शुरू कर दिया। इसी दौरान वॉर डैडी अपने साथियों को बताता है कि उसे गोली लग चुकी है। बॉयड तुरंत उसकी मरहम पट्टी कर देता है। उधर जर्मनों ने अब पैंजरफाउस्ट भी मंगा लिए थे। 2 सैनिक उन्हें लेकर चुपके से फ्यूरी को घेरने लगते हैं। वॉर डैडी हर दिशा पर नजर रखे हुए था, लेकिन दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था। तभी गोर्डो चिल्लाता है कि उन पर हमला होने वाला है। किस्मत से वो पैंजर फुस हो जाता है। ग्रेडी तुरंत उस दिशा में फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन तभी पीछे से दागा गया दूसरा पैंजर सीधे फ्यूरी के अंदर घुस जाता है और ग्रेडी को चीरता हुआ निकल जाता है। ग्रेडी मौके पर ही शहीद हो जाता है। उसे देखकर बॉयड टूट जाता है और उसे गले लगाकर रोने लगता है। तभी वॉर डैडी आदेश देता है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, फायरिंग जारी रखो। मशीन एक पल के लिए भी ट्रिगर नहीं छोड़ता और लगातार दुश्मनों को ढेर करता रहता है। जवाब में जर्मन सैनिक उन पर ग्रेनेड फेंकते हैं, लेकिन फ्यूरी हर हमला झेलती रहती है। आखिर वह वक्त भी आ जाता है जब उनका लगभग सारा गोला बारूद खत्म हो जाता है। वॉर डैडी हिम्मत बंधाते हुए कहता है, हिम्मत मत हारो, हमारे पास अभी भी हैवी मशीन गन है। दूसरी तरफ जर्मन कप्तान अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाता है। वह चिल्लाकर कहता है, यह हमारी जमीन है, हम दुश्मनों को यहीं खत्म कर देंगे। उसके भाषण के बाद दर्जनों नाजी सैनिक फ्यूरी पर आखिरी हमला बोल देते हैं। एक बार फिर टैंक की घेराबंदी शुरू हो जाती है। इधर वॉर डैडी भी अपने साथियों का हौसला बढ़ाता है। सभी हैच खोलकर बाहर निकलते हैं, लेकिन दुश्मन दिखाई नहीं देता। तभी चारों तरफ से अचानक गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। जवाबी फायरिंग में वॉर डैडी एक सैनिक का सिर उड़ा देता है, जबकि मशीन की गोलियां भी लगातार दुश्मनों को निशाना बनाती रहती हैं। कई जर्मन अपनी पोजीशन छोड़कर भागने लगते हैं। इसी दौरान उनका कमांडर भी मारा जाता है। उधर बॉयड की मशीन गन जाम हो जाती है। मजबूर होकर वह नीचे कूदता है ताकि किसी मरे हुए दुश्मन की गन उठा सके। वहीं गोर्डो के पास अब सिर्फ कुछ हैंड ग्रेनेड बचे थे। वह उनका शानदार इस्तेमाल करता है। जो भी सैनिक पास आने की कोशिश करता, ग्रेनेड के धमाके में उड़ जाता। वॉर डैडी भी सामने से आते दुश्मनों पर लगातार फायर करता रहता है, लेकिन तभी एक ग्रेनेड टैंक के अंदर आ गिरता है। गोर्डो बिना एक पल गंवाए उसे अपने पेट से दबा लेता है। अगले ही पल विस्फोट होता है और गोर्डो शहीद हो जाता है, लेकिन मशीन और वॉर डैडी की जान बच जाती है। इसी बीच बॉयड को एक दुश्मन की ऑटोमेटिक गन मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसे उठाने की कोशिश करता है, 2 जर्मन सैनिक उस पर टूट पड़ते हैं। यह देखकर मशीन अपनी जान जोखिम में डालकर टैंक से बाहर निकलता है। वह दोनों दुश्मनों को मार गिराता है और बॉयड को वापस फ्यूरी के अंदर ले आता है। उधर एक नाजी स्नाइपर चुपके से टैंक के करीब पहुंच चुका था। तभी सामने से कुछ और सैनिक बढ़ते दिखाई देते हैं। वॉर डैडी उन पर ग्रेनेड फेंकता है और फिर मशीन गन से लगातार गोलियां बरसाता रहता है। इसी दौरान बॉयड जैसे ही वॉर डैडी को ग्रेनेड देने के लिए बाहर सिर निकालता है, स्नाइपर की गोली सीधे उसे लगती है। बॉयड भी शहीद हो जाता है।
है। फिर स्नाइपर का अगला निशाना वॉर डैडी बनता है। पहली गोली उसके बाएं कंधे में लगती है, लेकिन वह हार नहीं मानता। कुछ पल रुककर फिर उठ खड़ा होता है। दूसरी गोली उसी कंधे को चीर देती है और तीसरी उसके दाहिने सीने में जा धंसती है। किसी तरह वह टैंक के अंदर वापस आ जाता है। अंदर आते ही वह बॉयड की लाश को गले लगाता है और लड़खड़ाकर नीचे बैठ जाता है। फिर नॉर्मन से माफी मांगते हुए कहता है, मैंने पूरी कोशिश की। उसे अफसोस था कि वह अपने साथियों को बचा नहीं सका। नॉर्मन की आंखों में आंसू थे। वह कहता है, कोई बात नहीं सार्जेंट, आपने सच में पूरी कोशिश की। फिर धीमी आवाज में बोलता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वॉर डैडी जवाब देता है, डर तो मुझे भी लग रहा है। तब तक जर्मन सैनिक फ्यूरी को पूरी तरह घेर चुके थे। नॉर्मन घबराकर आत्मसमर्पण करने की बात करता है, लेकिन वॉर डैडी उसे रोकते हुए कहता है, ऐसा मत करना, वे तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत देंगे। फिर वह उसे टैंक के नीचे बने इमरजेंसी हैच से बाहर निकलने को कहता है। नीचे जाकर मरे हुए सैनिक की तरह पड़े रहना। उसी समय जैसे ही जर्मन ऊपर वाला हैच खोलते हैं, वॉर डैडी आखिरी बार 2 गोलियां चलाकर सैनिक को मार गिराता है। अगले ही पल दुश्मन टैंक के अंदर 2 ग्रेनेड फेंक देते हैं। धमाका होने से पहले नॉर्मन नीचे निकल जाता है और खुद पर मिट्टी डालकर लाश की तरह छिप जाता है। टैंक की जांच करने के बाद एसएस सैनिक आगे बढ़ जाते। तभी एक जर्मन सैनिक की नजर नॉर्मन पर पड़ती है। वह देखता है कि एक डरा हुआ नौजवान नीचे छिपा हुआ है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। इसी वजह से नॉर्मन की जान बच जाती है। अगली सुबह कैप्टन वैगनर की टुकड़ी वहां पहुंचती है। वे आसपास बचे जर्मन सैनिकों को खत्म करके नॉर्मन को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।